नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। चारों काल में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टेंशन खूब लेकर मेहनत करिए। ठीक है जी। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। तो चिंता नहीं करना है, आप लोग को चिंतन करना है कि हमें तैयारी जो है किस प्रकार करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं आज क्लास में। सीडीपी में एक नए मनोवैज्ञानिक जिनका नाम आप देख पा रहे होंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ऐसा लग रहा है सस्पेंसर पढ़ के, है लग रहा है कुछ सस्पेंस है क्या स्पेंसर में। तो चलिए, हर्बर्ट स्पेंसर इन्होंने क्या ऐसा योगदान दिया इस फील्ड में, उनके प्रमुख जो है उपलब्धियों पर विचार करेंगे जीवन परिचय के रूप में संक्षेप में। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। ये क्लास जो है सीजी टेट शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उपयोगी है भाई। हर्बर्ट स्पेंसर, चलिए तैयार हो जाइएगा। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1820 डर्बी एक शहर है इंग्लैंड में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक और समाज शास्त्री थे। तो बहुत समय पहले इनका हो गया था जन्म, कैसे 1820। अभी तक आप लोग 1858, 1885, 87, 1878 यही सब ज़्यादा पढ़ते आए सारे, मतलब 1850 के बाद ज़्यादा देखे हो जितने भी दार्शनिक देखे हो। ये बहुत पहले इनका जन्म हो रहा है 1820 के आसपास। नाम क्या है इनका? हर्बर्ट स्पेंसर। कहाँ इनका जन्म हो रहा है? इंग्लैंड के डर्बी में। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो ये एक टीचर थे या प्रोफेसर थे, शिक्षाविद थे, दार्शनिक और समाजशास्त्र। इनके अनुसार अगर देखें तो पदार्थ जो है अविनाशी और गतिमान होता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु क्या होता है? अविनाशी। हम लोग पढ़े भी हैं शायद तक साइंस विज्ञान में, एक स्टेटमेंट आप लोग सुने होंगे कि ऊर्जा को लेकर खासकर, है ना, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन या चेंज किया जा सकता है। मतलब अविनाशी हो गया तो पदार्थ जो है अविनाशी होता है और उसमें कुछ गति भी होती है, तो गतिमान होता है, इनका कहना है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के निर्माण और उसके भावी विकास में भौतिकी और जीव विज्ञान के तत्वों का मिश्रण किया और यह करके यह प्रतिपादित किया कि समाज एक विराट जीव के समान है। तो इन्होंने दो विषयों को, जो दो विषय हैं खास खास, कौन कौन से विषय? भौतिकी और जीव विज्ञान। अब आप जानते हो भौतिकी जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे 10वीं के बाद 11वीं 12वीं कॉलेज में फिजिक्स है। फिजिक्स में क्या रहता है? हाँ, गति, उष्मा, है कि नहीं, पदार्थ वदार्थ के, है ना, गति वति कैसा करता है, ये सब के बारे में वो लोग पढ़ते हैं। खासकर गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो और ज़्यादा पढ़ते हो, और सबसे ज़्यादा तो न्यूटन के बारे में। न्यूटन, कितने नियम थे न्यूटन के? 3 नियम। न्यूटन के 3 नियम। तो उन्होंने नियम जो भी बताए हैं वो खासकर जड़त्व और गुरुत्वाकर्षण के बारे में ज़्यादातर बताए हैं ना। तो उन नियमों के माध्यम से ये पृथ्वी में, ये चराचर जगत में वस्तुएं काम करती हैं, उनका कॉन्सेप्ट है। और जीव विज्ञान है, पूरे जीव के बारे में, है कि नहीं, चाहे वो जीव वनस्पति हो, चाहे हम जैसे प्राणी जगत हो, उनके बारे में कैसे वो बना है, कैसे वो उनका फंक्शन होता है। तो ये दोनों की चीज़ों को शामिल करते हुए इन्होंने बताया कि समाज एक क्या है, विराट जीव के समान है। ऐसा करके उन्होंने जो है अपना सिद्धांत को बनाया है। तो इस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर जो है एक शिक्षाविद थे, दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। समाज में इन्होंने 2 विषयों का समायोजन किया। कौन से 2 विषय का? भौतिकी और जीव विज्ञान का। तो जो भी उन्होंने थ्योरी दिया, जो भी कॉन्सेप्ट दिया, उसमें 2 विषयों को जोड़ के जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया। स्पष्ट है। और फिर अंतोगत 8 दिसंबर 1930 को इनका निधन हो गया इंग्लैंड में। तो लगभग कितने साल जिए जी? 1903, 1820, 80, 3, 83। ठीक है ठाक जी से, है ना। 80 मतलब पर्याप्त। चलिए, तो हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जीवन शुरू कब हुआ, समाप्त कब, जान लिए। अब आते हैं इनके कार्य क्षेत्र और सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के विशेषज्ञ थे।
एक्सपर्ट थे, जानकार थे, किसके? समाज शास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान। इसीलिए तो कहा गया इनको समाज शास्त्री। इनकी जो पूरी रुचि थी, इनका जो नॉलेज था, इनका जो एक्सपर्टाइजेशन था, वो समाज को लेकर, समाज के मनोविज्ञान को लेकर। तो बाल मनोवैज्ञानिक यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहले सामाजिक मनोवैज्ञानिक है ये। तो हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, ये कह सकते हो। और समाज में कौन रहते हैं? समाज में हम सब रहते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रहते हैं, है कि नहीं? बच्चे से लेकर बुजुर्ग रहते नहीं, समाज इन्हीं से बना हुआ है। तो कुल मिला के इसको सबके बारे में, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की पूरी जानकारी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उन्होंने अपने समाज शास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में खास इनकी रुचि थी, तो ये उस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन गए। और इन्होंने खास रूप से विकासात्मक मनोविज्ञान का समग्रता के साथ वर्णन किया अपने सिद्धांतों में। कंप्लीट विकासात्मक मनोविज्ञान, विकास को लेकर कि विकास, डेवलपमेंट कैसे होता है समाज में रहने वाले बच्चों का से लेकर पूरा बुजुर्गों का, उनके विकास को लेकर जो है इन्होंने पूरा सिद्धांत दिया, पूर्ण रूप से कोशिश किया, समग्रता के साथ वर्णन किया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि वो क्या थे, तो क्या बोलोगे? हाँ, समाज के बारे में जानकार, सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे ना, समाज शास्त्री थे, ऐसा आपको बोलना है। उन्होंने जो है अपने अध्ययन के दौरान, रिसर्च के दौरान निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति के जीवन में, ध्यान सुनना इसको, कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन सीखने से आता है वे उन परिवर्तनों से बहुत मिलते जुलते होते हैं और जो दूसरी प्रजातियों में चयन को आते हैं। वर्ष 1902 में स्पेंसर ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुए। अरे बाप रे, है ना, मिला नहीं, मतलब उनका नाम गया, नोबेल के लिए गया था, साहित्य के लिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि जीवन में जो भी परिवर्तन आता है वो कहाँ से आता है? सीखने से आता है। सही बात है भाई, सीख, कोई चीज़ को हम सीखते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या आता है? चेंजेस आ जाता है। अगर सोचो कि बच्चा अगर स्कूल ही ना जाए, कभी स्कूल ही ना जाए, तो उसका पर्सनालिटी, और एक बच्चा जो प्रॉपर टाइम पे, समय पे स्कूलिंग किया है, उसका पर्सनालिटी, दोनों में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनको हर चीज़ों का ज्ञान है, पढ़ने वाले के बाद अब चीज़ों का, हर चीज़ों का ज्ञान रहता है। आप खुद थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा आप लोग अपने को लेकर सोचिए, अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, है कि नहीं, हाँ, कुछ नहीं पढ़े हो, बस ऐसी बढ़ गए, तो आप लोग की स्थिति कैसी रहती? हर जगह आप खड़े भी नहीं हो पाते ढंग से, है ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता ना। आज की दुनिया में अगर आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर उनको बहुत दिक्कतें होती, हर चीज़ डिजिटल हो गया, हर चीज़, सारा चीज़ हो गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन्होंने कहा है कि हम जो कुछ सीखते हैं उससे हमारे जीवन में क्या आता है? परिवर्तन आता है। बस इतना ही, बाकी तो डिटेल हम पढ़ेंगे आगे और देखते हैं। तो समाज शास्त्री और समाज मनोवैज्ञानिक। अब आते हैं इनके कुछ खास किताबें इनके द्वारा लिखी गई। साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, मिला नहीं, बस बात अलग है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में देखो ना, कई ठो मूवी नोबेल पुरस्कार के लिए, सॉरी नोबेल मूवी बोलता हूँ जी, कई वैज्ञानिकों के, हाँ, ऑस्कर अवार्ड के लिए आता है, और कई वैज्ञानिकों का नाम नोबेल के लिए भी आता है, पर किसी किसी को मिलता है। हर्बर्ट स्पेंसर की किताबों में आप देखेंगे तो हर्बर्ट स्पेंसर एन एस्टीमेट एंड रिव्यू, कल ही हम लोग पढ़े थे रिव्यू के बारे में, साइकोलॉजिकल रिव्यू। अभी एस्टीमेट भी कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं? एस्टीमेट। आजकल जानते हो कोई भी चीज़ करना रहता है उसको पहले एस्टीमेट बनाते हैं, मतलब आकलन करते हैं। जैसे आप लोग की अभी शादी होने वाली है, मतलब होने वाली है, होगी जैसे भी है, तो आपके पापा जी बताएंगे कि सोचेंगे कि कितना मैं खर्चा करूँ, उसका एस्टीमेट बनाएंगे, है कि नहीं? हर चीज़ का, घर बनाओगे तुम लोग कल के दिन में, शादी, चलो शादी हो गई अच्छे घर में, है ना, बढ़िया, तो उसके बाद घर वर बनाओगे तो घर के लिए भी थोड़ा प्लानिंग करोगे, बजट बनाओगे, एस्टीमेट, है कि नहीं? तो यहाँ पर एस्टीमेट और क्या चल रहा है? रिव्यू। तो एन एस्टीमेट एंड रिव्यू हर्बर्ट स्पेंसर किताब है। दूसरा है अ फ्यू वर्ड्स विथ मी, हर्बर्ट स्पेंसर, अ फ्यू वर्ड्स विथ मी। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा जी?
कुछ शब्द, अ फ्यू वर्ड्स विथ मी, कुछ शब्द मेरे लिए, अपने लिए, है ना, कुछ शब्द अपने लिए। तो ऐसा लग रहा है ये ऑटोबायोग्राफी टाइप से लग रहा है सुनने, है ना, आत्मकथा लिख दी है इसलिए लग रहा है। तीसरा है परफ्लेक्सेड फिलोसोफर, अ परफ्लेक्सेड फिलोसोफर। तो यहाँ पर ये 3 किताबों के नाम में कम से कम आप लोग ये पहला और दूसरा को याद कर लेना जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अ फ्यू वर्ड्स विथ मी, और एक क्या है, एस्टीमेट एंड रिव्यू। जैसे तुम लोग कोचिंग करने के लिए यहाँ आए हो, है ना, पहले आए हो, आने से पहले सोचे होंगे कि यार महीना का रेंट देना है, खाना खर्च इतना है, किताबें वगैरह इतने हैं, अपना भी शौक वौक करना है, एक आध महीना मूवी वूवी देखने चले जाएंगे, ये सब मिला के महीने का इतना खर्चा है, एस्टीमेट निकाले होगे, है कि नहीं। तो एस्टीमेट और रिव्यू ध्यान रखना। तो हर्बर्ट स्पेंसर की 2 किताबें याद हो गई, एस्टीमेट और रिव्यू, और दूसरा क्या है, अ फ्यू वर्ड्स विथ मी। ऑनलाइन वालों को समझ में आया कि नहीं आया, हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए, तो ये हो गया हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में संक्षेप में जानकारी। अब आपसे 2 सवाल पूछा जाएगा। बताइए, हर्बर्ट स्पेंसर कहाँ के रहे भैया? इंग्लैंड। कब इनका जन्म हुआ था? 1820। कब ये देवलोक चले गए? 1903 को। ठीक है। ये क्या थे थोड़ा बताओ? समाजशास्त्री, शिक्षाविद, है ना, दार्शनिक, सामाजिक मनोविज्ञान के जानकार, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ कह सकते हो, ये थे। इन्होंने अपने मनोविज्ञान में या सामाजिक मनोविज्ञान में या जो भी इन्होंने नॉलेज दिया, सिद्धांत दिया, उनमें कौन से 2 विषयों को ज़्यादा शामिल किया? भौतिकी और जीव विज्ञान। हाँ, अब जब भौतिकी और जीव विज्ञान को मिलाए तो क्या उन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया, डेफिनेशन, एक लाइन में बोल सकते हो? हाँ, पदार्थ अविनाशी है और गतिमान है। ठीक है, पदार्थ अविनाशी और गतिमान है। हाँ, गति में फिजिक्स दिख गया और पदार्थ में क्या दिख गया? बायोलॉजी पूरा दिख गया, है ना। हाँ, और एक चीज़ बताया उन्होंने कि हम जब ये चीज़ें करते हैं तो कुछ एक आध और दूसरा लाइन बताओ मुझे के बारे में। इन्होंने क्या बताया अपने सिद्धांत में खास? हाँ, विकासात्मक मनोविज्ञान को लेकर उन्होंने जब बात करी तो एक लाइन उन्होंने कहा कि मनुष्य या प्राणी या व्यक्ति में परिवर्तन आता है। कैसे आता है परिवर्तन? सीखने से परिवर्तन आता है। ठीक है, इंसान जब भी कुछ सीखता है तो उसके अंदर क्या आता है? चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब बताइए इनके किताब को लेकर 2 किताबें बता दीजिए ऑनलाइन वाले। अ फ्यू वर्ड्स विथ मी और एस्टीमेट एंड रिव्यू, और तीसरा क्या बोले? हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, भावनाओं को समझ गया मैं। समझ गया। तो 3 में से 2 किताबें कम से कम याद रखे रहिए, ऑनलाइन वाले भी। तो ये हो गया हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में सामान्य जानकारी। अब याद रहेगा हर्बर्ट स्पेंसर मतलब कहाँ के रवैया? इंग्लैंड के रवैया। चलो, अब हम दूसरे मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन वाले तैयार हो जाएंगे। चलिए, अगले मनोवैज्ञानिक जिनका नाम और फोटो आप देख लीजिए प्रत्यक्ष आंखों से, फ्रांसिस गैल्टन। नाम तो सुन कैसे लग रहा है कि ये फ्रांस का आदमी होगा, क्या वाकई सच है? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक पूरा देखिए ऑनलाइन वाले। फ्रांसिस गैल्टन, एक और मनोवैज्ञानिक का नाम आ रहा है। इससे पहले क्या पढ़े हैं आप लोग? हर्बर्ट स्पेंसर। आज तुम लोग के मुंह से 15 मनोवैज्ञानिकों के नाम खुलवाऊंगा मैं, ठीक है ना, दिन दहाड़े। बताओगे नहीं बताओगे? हाँ, चलो, तब मेरा पढ़ाने का मतलब है, नहीं क्या मतलब। चलिए, यहाँ पर नाम को चेंज कर लेना, ठीक है, इसमें मिस्टेक हुआ है। नाम क्या है? फ्रांसिस गैल्टन। क्या है? फ्रांसिस गैल्टन। तो फ्रांसिस गैल्टन का जन्म 16 फरवरी 1822। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे स्पेंसर 20 में, अभी 2 साल बाद 22 में बर्मिंघम
है ना, यानी कि इंग्लैंड में। अच्छा यार, मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड वाले लोग जितने भी देख रहे हो फोटो में, है कि नहीं, कुछ अंतर लग रहा है। इससे पहले मैं अमेरिका का दिखाया था, अमेरिका का दिखाया था, उन लोग का बकायदा उनका लुक अलग दिख रहा था, गेटअप। इन लोग का लुक गेटअप अलग दिख रहा है, कुछ क्या है बताओ। हाँ, इससे पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक पढ़ा सबको है ना, ये था इसमें, है ना, कवर्ड था, है ना। इन लोग का सफाया हो गया है। ये मतलब अंग्रेज लोग है ना, अंग्रेज। और इससे पहले मैं अमेरिकन के बारे में बात करता था, अमेरिकन। ठीक ठीक ठीक, चलो। फ्रांसिस गेल्टन, जन्म हो रहा है 1822 में, बर्मिंघम शहर है, इंग्लैंड में है वो। ये एक अंग्रेजी खोजकर्ता, साथ ही साथ मानव विज्ञानी और मानव बुद्धि के अग्रणी अध्ययन करता थे। अब जन्म भी देख रहे हो कब, बहुत पहले हो रहा है, 1850 से पहले हो जा रहा है, इधर 1822 में ही हो जा रहा है। तो इसीलिए ये अग्रणी क्या होंगे, अध्ययन करता। किस चीज़ के अग्रणी अध्ययन करता हुए हैं, मानव विज्ञानिक और मानव बुद्धि। मानव के विज्ञान और मानव की बुद्धि के बारे में इन्होंने रिसर्च किया कि मानव किस प्रकार से बुद्धि का प्रयोग करता है, मानव किस प्रकार से बुद्धि का इस्तेमाल करता है, बुद्धि क्या होता है, मानव की बुद्धि कैसे काम करता है, ये सारे चीज़ के ऊपर उन्होंने क्या किया होगा, अध्ययन किया होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मानव विज्ञानी। ठीक है भाई। उन्हें 1909 में नाइट की उपाधि प्रदान की है। उस समय अंग्रेजी लोग जानते हो, है ना, कैप्टन, नाइट, या एक से एक मतलब उपाधि देते थे वो लोग। अंग्रेज लोग कैसा सिस्टम चलता था, तो नाइट की उपाधि इनको दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। फ्रांसिस गेल्टन चार्ल्स डार्विन के पारिवारिक भाई भी थे। देखो, चार्ल्स डार्विन बचपन में 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़े भी होंगे। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने कहा था या कहे थे कि हमारे पूर्वज बंदर थे। सही कि नहीं है, मतलब ये जो बोले हैं वो बात सुने हो नहीं सुने हो आप लोग, हमारे पूर्वज बंदर थे। तो बंदर किसने बताया था, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन का चाल क्या था कि हाँ, हमारे पूर्वज बंदर थे, और उनके भाई थे, कजन ब्रो, पारिवारिक भाई। ठीक है भाई। तो फ्रांसिस गेल्टन और चार्ल्स डार्विन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु 17 जनवरी 1911 को इंग्लैंड में हुई। 1911, लगभग कितने साल जी, 78 तो ये हो गए, और 10 ये 88 और एक 89, एक कम 90, ठीक ठाक। तो ये है हमारे बीच फ्रांसिस गेल्टन। चले अब इनके द्वारा किए गए कुछ उत्कृष्ट कार्यों पर चर्चा करते हैं। तो फ्रांसिस गेल्टन कहाँ के रहने वाले हैं, ऑप्शन ए फ्रांस, रूस, पेरिस, बर्मिंघम, कहाँ, बर्मिंघम, है ना, फ्रांस नहीं बोलना है, नाम तो भले फ्रांसिस गेल्टन है लेकिन फ्रांस के नहीं है, बर्मिंघम इंग्लैंड के। फ्रांसिस गेल्टन के अब कार्यों पे फोकस करते हैं। फ्रांसिस गेल्टन ने मनुष्यों की आनुवंशिकता का वृहद या विशद अध्ययन किया। मनुष्यों की आनुवंशिकता, इसको हमारे में बोलते हैं ना, जेनेटिक। मनुष्य की आनुवंशिकता को लेकर इन्होंने विशेष रुचि दिखाई और उन पर फुल उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने विशेष रूप से अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि बुद्धिमत्ता मनुष्यों को वंशानुगत प्राप्त होती है। तो वंशानुगत या आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन करके उन्होंने ये जाना कि मनुष्यों को बुद्धि कहाँ से मिलती है, उनके पूर्वज से या उनके वंश से मिलता है। जैसे आप लोग के अंदर जितना भी दिमाग होगा, बुद्धि होगा, ये सब तुमको कहाँ से मिला है, आपके माता पिता के पिता के पिता के पिता खानदान से मिला है, मान चलो। तो वंशानुगत मिलता है बुद्धि, ऐसा कौन कह रहे हैं, फ्रांसिस गेल्टन। और इसका भाई क्या बोला था, हमारे पूर्वज बंदर। और ये क्या बोल रहे हैं, हमारे पूर्वज से हमको या पूर्वज से हमें क्या मिलती है, बुद्धि। वो बंदर बोला, ये बुद्धि बोला, है ना। तो दोनों बंदर बुद्धि में काम कर रहे हैं। वो भाई साहब बंदर बोल के चला गया और ये बुद्धि बोल के चला गया कि तुम्हारे वंश खानदान से ही बुद्धि हमको मतलब मिलती है, मनुष्य को वंशानुगत प्राप्त होती है, ये बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, अध्ययन करने के बाद बताया। तो यहाँ पर अध्ययन वो किसका ज़्यादा किए हैं,
अनुवांशिकता के ऊपर अध्ययन किए है, ध्यान रखना। और आप लोग पढ़ोगे भी बाल विकास में विकास या वृद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण 2 कारक है, एक है पर्यावरण और दूसरा आपका अनुवांशिकता। इसमें से दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बोलेगा तो आपको लेना है अनुवांशिकता। पर्यावरण से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अनुवांशिकता। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी जानना। और जिसके ऊपर रिसर्च करने वाले पहले अग्रणी आदमी कौन है? फ्रांसिस गैल्टन। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों को? चलिए, गैल्टन के शोध कार्य में मानसिक क्षमताओं के परीक्षण करने का रास्ता खोल दिया और जो मनोविज्ञान का एक विशिष्ट आयाम भी है। आप जानते हो कि बाद में हम लोग बुद्धि के आयाम, बुद्धि के बारे में, बुद्धि के प्रयोगशाला के बारे में, बुद्धि की कैसे काम करते हैं, उसके आईक्यू के लेवल के बारे में सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। पर उसका स्टार्टिंग, उस पर अध्ययन करने का काम कौन किया है? फ्रांसिस गैल्टन। आप लोग पढ़ोगे बीने बुद्धि प्रयोगशाला करके, पढ़ोगे ना बीने करके, है ना? तो बीने, साइमन बीने, ये दुनिया भर के जो है ये लोग कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा लिए हुए होंगे, इसी के ऊपर ये लोग आगे रिसर्च किए। लेकिन ये खाता कौन खोल दिया था? फ्रांसिस गैल्टन। क्योंकि ये मन के ऊपर, सॉरी मन बोलता हूँ, बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर जब भी नाम आएगा तो उसको शुद्ध करना। सिगमंड फ्रायड, मन के ऊपर, मन के पूरा विश्लेषण कर रही से, और बुद्धि कही था शुरुआत आदमी फ्रांसिस गैल्टन। लेकिन ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा नाम दूसरे लोग का आएगा बाद में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, आनुवांशिकता की बात करें या मानसिक क्षमता की बात करें, बौद्धिक क्षमता की बात करें, तो इन्होंने इनके ऊपर रिसर्च किया है। अगला देखेंगे, 1969 में उनका शोध प्रबंध हेरिडिटरी जीनियस प्रकाशित हुआ, जिसे मनुष्यों के बीच बौद्धिक स्तरों की विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला गया। देखो बहुत कमाल का है, फ्रांसिस गैल्टन बोल रहे हैं कि अपने किताब में बोल रहे हैं, किताब का नाम क्या है जी? हेरिडिटी जीनियस। हेरिडिटी को अंग्रेजी, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। उसको इंग्लिश बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जीनियस में उन्होंने कहा कि मनुष्यों के बीच बौद्धिक स्तरों की क्या होती है? विभिन्नताएं होती है, और उन पर उन्होंने फोकस डाला। इन्होंने साफ साफ कहा कि जितने भी मनुष्य हैं, हमारा मानव समाज है ना, हम जितने भी यहाँ लोग रहते हैं, सबकी बुद्धि क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, एक समान हो ही नहीं सकती। जैसे यहाँ 50 साल सेम एज वाले अगर 50 बैठे हैं, एज भले सेम हो लेकिन बुद्धि सेम नहीं होगी, सबका अलग अलग होता है। इन्होंने प्रकाश डाला, क्योंकि पहले हो सकता है हमारे समाज में ऐसा रहता रहा होगा कि अगर लोग अगर सेम एज के हैं तो दिमाग भी लगभग एक जैसा होना चाहिए, है ना, शरीर भी एक जैसा डेवलप होना चाहिए। पहले ऐसे ही चलता था, जानते बिना पढ़े लिखे लोग यही दिमाग लगाते थे कि एक समान एज है तो बुद्धि भी एक जैसा होना चाहिए, शरीर भी वैसे, ताकत भी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान, हर मानव का बुद्धि क्या है? सबका अलग अलग है। और ये सब चीज़ हम लोग CDP पढ़ के जानते हैं, ये लोगों ने रिसर्च करके बताए हैं। तो फ्रांसिस गैल्टन ने, आपको ध्यान रखना, आनुवांशिकता को अध्ययन करके उन्होंने बताया कि मनुष्य में बुद्धि कहाँ से आता है? वंशानुगत आता है। ठीक है जी। और मानसिक क्षमता के बारे में बात की है, बौद्धिक क्षमता की बात की है, तो सबका मानसिक क्षमता और बौद्धिक स्तर क्या होता है? अलग अलग होता है। इन पर इन्होंने प्रकाश डाला। तो बुद्धि और क्या बोलना चाहिए, हाँ, अनुवांशिकता, ये खास इनका दोनों का रिलेशन रहा है। अब आते हैं फ्रांसिस गैल्टन की खास किताब। पहला किताब देखिए, हेरिडिटी जीनियस, बहुत फेमस किताब है। दूसरा है इंक्वायरीज इनटू ह्यूमन फैकल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट, और तीसरा है फिंगरप्रिंट्स नेचुरल इनहेरिटेंस। तो कम से कम ये वाला किताब अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में जो पूछेगा कल के दिन में तो पूछेगा तो इसी पूछेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका है। और दूसरा ये अपना फिंगरप्रिंट नेचुरल इनहेरिटेंस, आप लोग पढ़े होगे इनहेरिटेंस लॉ, है ना, इनहेरिटेंस के बारे में, तो याद कर लो। तो 2 किताब, हेरिडिटी जीनियस और फिंगरप्रिंट। आप लोग सुने हो, पिक्चर में देखोगे, फिंगरप्रिंट हर आदमी का क्या होता है? जैसे दुनिया में हमारे यहाँ 7 अरब आदमी हैं, दुनिया में 7-8 अरब हो गए हैं, सबका फिंगरप्रिंट
अगर देखें तो एक आध झक्का मिलेगा क्या, एक आध झक्का धोखा से? सबका अलग अलग रहता है। जब ये चीज़ पता चला तो आज के वैज्ञानिकों ने मोबाइल में क्या डाल दिया, फिंगरप्रिंट। कैसे पता चली तब तो डाली ना, अगर पता चलती कि मिस सेम हो जाते तो फिर वो फिंगरप्रिंट वाला पासवर्ड तुम्हारे मोबाइल में रहती इससे नहीं है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से ध्यान रखते हुए फिंगरप्रिंट वाला कॉन्सेप्ट आया। तो फिंगरप्रिंट कहीं ना कहीं एक नेचुरल चीज़ है। क्या है? नेचुरल इनहेरिटेंस है जो हमें मिलता है। तो दो किताबें याद कर लो, हेरिडिटरी जीनियस और फिंगरप्रिंट नेचुरल इनहेरिटेंस, दो किताब। लिखने वाले कौन? फ्रांसिस गाल्टन। चलो अब होते हैं पूछे पूछा, है ना। फ्रांसिस गेल्टन कहाँ के रवैया, ऑनलाइन वाले बताएंगे कमेंट करके। बर्मिंघम, फ्रांसिस गेल्टन, ठीक है। ये क्या थे, क्या थे ये? हाँ, मानव वैज्ञानिक थे या मानव विज्ञानी थे? हाँ 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 हाँ, ठीक है। मानव बुद्धि के ऊपर खास के इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, कुछ बताओ। अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। अनुवांशिकता के सिद्धांत में क्या बात बोले ये बताओ। हम्म, हम्म, इंसान, हाँ, जो इंसान होता है उसमें जो बुद्धि आती है वो उसके वंश से आती है, वंश से मिलती है। वो खुद का नहीं रहता, मतलब वंश से मिलता है कि नहीं। ठीक है भैया। और क्या बात बोला उन्होंने? ये तो हो गया वंशानुगत बुद्धि के बारे में। और कुछ बोला कुछ? हाँ हाँ भाई, सबके पूर्वज अलग अलग, सबके खानदान अलग अलग, तो बुद्धि अलग का हुई सबके अलग अलग। तो बुद्धि भी सबका क्या है, अलग अलग होता है। इन पर इन्होंने प्रकाश डाला। वो प्रकाश डाला उस किताब का नाम बताओगे? हेरिडिटी जीनियस। तो हेरिडिटी जीनियस में ये सारी चीज़ों का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। स्पष्ट हुआ? फ्रांसिस गैल्टन किताब बता दो ठक। ठीक, ये हो गया। रिवर्स गियर लूँ? चलो रिवर्स गियर बताओ। इससे पहले कौन सा मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया? अरे बैठ चुप, है ना। इसके पहले कौन सा मनोवैज्ञानिक बारे पर क्या? हर्बर्ट स्पेंसर। वो कहाँ के रहे भैया इसे? ठीक, उनकी किताब याद है हर्बर्ट स्पेंसर का? अ फ्यू वर्ड विथ मी और एस्टिमेट एंड रिव्यू। ठीक है भाई। वो क्या थे? शिक्षाविद, समाजशास्त्री, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है भाई। इन दोनों में जो आज दो पढ़े हुए अभी बताया हूँ, हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रांसिस गेल्टन, इन दोनों में कौन चार्ल्स डार्विन का काका बड़ा था, मतलब भाई था, काका जमरो? फ्रांसिस गेल्टन। ठीक है, चलो मुकाम्बो खुश हुआ। अगला मनोवैज्ञानिक के बारे में देखते हैं। और आज का मुझे लगता है ये हो सकता है आपका अंतिम मनोवैज्ञानिक मेरे क्लास में। चलो, कर्ट लेविन या कूर्ट लेविन, है ना। चलो, तो कूर्ट लेविन के बारे में आप लोग को कूट कूट के बताऊंगा, है ना। और नहीं बताओगे तो कूट कूट के मारूंगा। चलो, कूर्ट लेविन देख लो अच्छे से इनको। महात्मा गांधी के जवानी का रूप दिख रहा है इनमें। हाँ, कूर्ट लेविन। चलो, नाम गलत छप गया है, इस पे ध्यान देना। कूर्ट लेविन का जन्म 1890 को मोगिल्नो, जो पोलैंड है ना, पोलैंड यार, हाँ, ये भी कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप में जर्मनी है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये इंग्लैंड, बर्मिंघम सब है वहाँ, नीदरलैंड वगैरह। तो कूर्ट लेविन का जन्म पोलैंड के एक शहर है मोगिल्नो, नाम बोलने से लग रहा है मोगली टाइप का, यहाँ हुआ है। बाद में उनका परिवार फिर जर्मनी चला गया,
जर्मनी, सुने होंगे BMW, मर्सिडीज, सुने नहीं सुने हो, ये बड़े बड़े कंपनी कार जर्मनी वाले, जर्मनी चले गए, जहाँ कूट लेविन ने चिकित्सा और जीव विज्ञान का अध्ययन किया। और हालांकि आगे चल कर वो मनोविज्ञान और दर्शन में इनको रुचि रखने लगे। तो पढ़ाई तो वो चिकित्सा मेडिकल का किए और अपना बायोलॉजी का, कुल मिलाकर डॉक्टरी पढ़ाई की। लेकिन बाद में उनका रुझान किस ओर बढ़ गया, मनोविज्ञान और दर्शन। तो साइकोलॉजी और फिलोसॉफी में इनका रुचि बढ़ गया। कूट ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से भाग लिया था। 1890 में जन्म हुआ था, तो इनकी जवानी में जानते हो 1914-1918 के बीच में युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो उसमें ये यंग एज में थे, तो यंग एज में ये जर्मनी की तरफ से लड़ाई में भाग लिए थे। युद्ध में घायल हो गए थे, घायल हो जाने के बाद वे जर्मनी लौट आए और बाद में बर्लिन के मनोवैज्ञानिक संस्थान में कार्य करना शुरू कर दिए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, तो यहाँ पर जो है भाई साहब जो है मनोवैज्ञानिक संस्थान में कार्य करना शुरू कर दिए। वो डॉक्टरी को छोड़ दिए, मान के चलो, वो साइकोलॉजिक फील्ड में आगे बढ़ गए। जबकि वो डॉक्टरी पढ़ाई किए थे, डॉक्टर थे मान के चलो, पर वो साइकोलॉजी और आप देख रहे हो फिलोसॉफी में इनका रुझान बढ़ने की वजह से। तो अच्छे से देख लीजिए, कूट लेविन का जन्म कहाँ हो रहा है, पोलैंड के शहर में। और इनका कार्य क्षेत्र कौन से शहर, कौन से देश में हुआ, जर्मनी। पोलैंड से जर्मनी चले गए। ये क्या थे बोलने से, हाँ पहले क्या थे और बाद में क्या बन गए। पहले चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, फिर बाद में क्या बन गए, हाँ साइकोलॉजिकल है ना, साइकोलॉजिस्ट या फिलोसोफर। ये कौन से वर्ल्ड वार में भाग लिए थे भाई, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लिया था, कूट लेविन। कूट कूट के मारिस की, कूट कूट के मार खाईस है ना, हाँ मार खाईस, वापस आ गए। ठीक है, तो नाम याद रखना, कूट लेविन। हाँ ये फर्स्ट वर्ल्ड वार। चले आगे बढ़ते हैं। नाजी विद्रोह के कारण, आप जानते हो उसमें नाजीवाद, फांसीवाद, ये सब कॉन्सेप्ट चलता था उधर के देशों में। तो नाजी विद्रोह के कारण कूट ने जर्मनी छोड़ने का फैसला किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। अब वो क्या है, ओरिजिनल जर्मनी के तो थे नहीं। जर्मनी में क्या है, नाजीवाद, जैसे हमारे इंडिया में हिंदूवाद चलता है या मुस्लिमवाद चलता है या बुद्धवाद चलता है, जो भी चलता है, चलता ही नहीं चलता है। तो नाजी मतलब प्योर वहाँ के रहने वाले। अब ये प्योर तो वहाँ के थे नहीं, कहाँ के थे, पोलैंड क्षेत्र के थे। तो नाजी के चक्कर में वो भाई हम तो थे नहीं, है नहीं करके फिर वहाँ का हंगामा देखते हुए दंगा फसाद छोड़ के चले गए जर्मनी। कहाँ आ गए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। 1945 में उन्होंने MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और साथ में कैम्ब्रिज में रिसर्च सेंटर फॉर ग्रुप डायनामिक्स की स्थापना की और ये उनके डायरेक्टर निदेशक भी बने। तो देखो इन्होंने जर्मनी को छोड़कर कहाँ जाने का फैसला किया, अमेरिका। और अमेरिका के कौन से बड़े इंस्टीट्यूट में इन्होंने, है ना, MIT, ठीक है। और उसके बाद फिर बाद में कहाँ काम किए, कैम्ब्रिज। उन्होंने अपनी मृत्यु तक इस पद को धारण किया और 12 फरवरी 1947 को अमेरिका में इनका देहांत हो गया। 1947 को, ठीक है, 12 फरवरी। जन्म कब हो रहा है इनका, 1890, 1890 और 1947, कितने साल देखो, 90 और 47, 57 साल, मतलब मिडिल एज में थे, कह सकते हो मध्यावस्था में थे ये, है कि नहीं, 50-57, 50, तो कहना चाहिए कंप्लीट एज तो नहीं जी पाए, 57 में चलेगा। चलिए, तो ये हो गया इनका जन्म, कहाँ हुआ है, कहाँ के रहने वाले थे मूलतः, और एक कहाँ रह के काम किए। तो इनका मूल रूप से जन्म स्थान वो कहाँ के थे, पोलैंड। और उसके बाद फिर ये काम करने के लिए कहाँ चले गए, जर्मनी। उसके बाद कहाँ चले गए, अमेरिका में। चलो अच्छी बात। कितने साल जिए ये, 57 साल। अब 57 सालों में इन्होंने क्या ऐसा कारनामा किया जिसके कारण से आज पढ़ना पड़ रहा है नहीं। तो देखें, कूट लेविन आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान तो अभी पढ़े हो थोड़ी देर पहले, सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़े थोड़ी देर पहले, हर्बर्ट स्पेंसर कि फ्रांसिस गैल्टन, फ्रांसिस गैल्टन सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये
आधुनिक, ये क्या है, आधुनिक मॉडर्न सामाजिक मनोविज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने प्रायोगिक ज्ञान, क्षेत्र सिद्धांत और समूह की गतिशीलता के लिए विशेष जो है सिद्धांत दिए, और इसके वजह से इनको ये जाना जाता है। तो 3 बातों की एकदम रट मार ले रहो, सुने रहो। प्रायोगिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान मतलब सिंपल भाषा में समझे रहो अभी, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। जैसे आप लोग पहले तो बच्चे थे, है ना, उसके बाद जो भी चीज़ करे हो एक्सपेरिमेंट करके सीखे हो। जैसे खाना ही बनाने सीखे होगे आप लोग, रोटी सब्जी दाल, तो एकदम पहली बार में परफेक्ट रोटी बन गया था तुम लोग से? पहले छत्तीसगढ़ का नक्शा बना होगा, फिर भारत का नक्शा बना होगा, फिर पूरा 7 महाद्वीप दिखा होगा, अंड बंड छरी आ गया होगा, है नहीं? चीला रोटी भी बनाया होगा तो पूरा जानते हो, पूरा इधर उधर हो गया होगा, 7 महाद्वीप में बढ़ गया होगा। उसके बाद फिर धीरे से शेप आया होगा ना, धीरे से ग्लोब बना होगा ढंग से, है ना। हाँ ठीक। तो ये प्रयोग के माध्यम से, तो जो भी नॉलेज मिलता है किसके माध्यम से मिलता है? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम सीखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रायोगिक ज्ञान, क्षेत्र सिद्धांत, ये शब्द बहुत खास है, याद रखना। कोर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत बहुत फेमस है, फील्ड थ्योरी ऑफ कोर्ट लेविन। तो जो फील्ड थ्योरी है या क्षेत्र सिद्धांत, ये किनका है भाई? कोर्ट लेविन। कोर्ट लेविन देखना। क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र बोलते हैं एरिया, है ना, एरिया। अब फिल्मी डायलॉग सुने होंगे, अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर होता है नहीं? ऐसा पिक्चर में सुने होंगे। तो एरिया, है ना, एरिया में कोर्ट लेविन, तो कोर्ट एरिया, समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ, अपने एरिया में तो है। तो ध्यान रखना, क्षेत्र सिद्धांत। दूसरा है क्या? समूह की गतिशीलता। तो सबके एरिया में समूह रहता है, किलो का, भो वालों का, ठीक है। हाँ खैर, सब पढ़ेंगे हम लोग गम्मत करके जब टॉपिक आएगा। तो अभी सुने रहो, प्रायोगिक ज्ञान, क्षेत्र सिद्धांत, समूह की गतिशीलता। समूह जिस ओर गति करेगी, लोग उधर ही गति करेंगे। अभी सब लोग शिक्षा भर्ती को जा रहे हैं, चलो पढ़ेंगे शिक्षा भर्ती तैयारी कर। नहीं, शिक्षा भर्ती रद्द, 5,000 नहीं वाला है, सीएम चल दिस, है ना, दूसरा आने वाला है। चलो सीएमओ आने वाला है, सीएमओ गतिशीलता, समझ में आया? खैर ऐसा नहीं हुआ, टेंशन मत लो, आएगा मतलब आएगा, वो रहे चाहे मत रहे। हाँ, तो यहाँ पर 3 सिद्धांत, 3 नियम आप लोग याद हैं, जिनके नाम से जो है कोर्ट लेविन फेमस हुए, प्रायोगिक ज्ञान, क्षेत्र सिद्धांत और समूह की गतिशीलता। तो कोर्ट लेविन का 3 थ्योरी या 3 बातें बताओ मुझे। पहला प्रायोगिक ज्ञान, दूसरा वह याद, 3 बातें एकदम याद रखना है। जिसमें से बीच वाला कौन सा है? क्षेत्र सिद्धांत, जिसको एकदम याद करना है। पहला वाला क्या है? और आखिरी वाला समूह की गतिशीलता। भेड़ चाल सुने हो ना? समूह की गतिशीलता, भेड़ चाल, समूह की गतिशीलता। चलिए, तो 3 चीजें हो गए। अब आते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से प्रभावित होकर। आप पढ़े हो गेस्टाल्ट, जर्मनी का शब्द है, संपूर्णता समग्रता का मतलब होता है इसका मतलब। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से प्रभावित होकर कोर्ट लेविन ने ग्रुप फील्ड सिद्धांत विकसित किया, वही क्षेत्र सिद्धांत विकसित किया, जिसमें व्यक्तिगत व्यक्तित्व, दूसरा अंतर्व्यक्तित्व संघर्ष, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा है स्थितिजन्य चर के महत्व पर जोर दिया। अब इनको थोड़ा समझिए। व्यक्तिगत व्यक्तित्व, आप जानते हो एक छोटा बच्चा जब तक घर में रहता है पिद्दी सा, तो उसका अलग व्यक्तित्व रहता है, लेकिन जैसे वो स्कूल में जाता है उसका व्यक्तित्व क्या हो जाता है? थोड़ा सा चेंज, क्योंकि 4 बच्चों के बीच में रहता है, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से स्थिति उसका बन जाता है। जैसे आप लोग अभी युवा हो, अभी शादी करोगे, है ना, खैर डरो मत, शादी होना अच्छा है ना। तो शादी के पहले आपको क्या रहता है? व्यक्तिगत व्यक्तित्व रहता है। शादी होने के बाद अंतर्व्यक्तित्व संघर्ष, मियाँ बीवी में क्या होगा? संघर्ष होगा, है ना। ऐसी कौन सी मियाँ बीवी नहीं जिनके बीच में संघर्ष नहीं होता होगा? अगर नहीं होता है मतलब उनके बीच में प्रेम नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसा में तो खैर मैं भविष्य की बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ एक चरण से दूसरे चरण में जाओगे तो अंतर व्यक्तित्व क्या होगा? संघर्ष, मतलब विचारों का इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब, है ना। हमारे घर में भिंडी सब्जी सूखा बना है, तुम्हारे घर में तो खट्टा ये है दे, ठीक है। तुम्हारा तो करेला मसाला बना है, हमारे करेला भरता में ये है ना, है ना।
तो होता ही नहीं सब चीज़, खान पान दुनिया भर का। तो ये क्या, इसी क्या बोलते हैं, अंतर व्यक्तित्व संघर्ष। पहले व्यक्तिगत था, अब अंतर व्यक्तित्व होगा, अब उसके बाद फिर रहते रहते ठीक है भाई, आदत पड़ गया है, स्थिति जन्य चर वो बन गया है, वैसे अब चर भैया थे जैसे भी बनाते खा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीन चीज़ों को लेकर जो है प्रभावित होकर जो है ग्रुप फील्ड थ्योरी में इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में बताया कि क्षेत्र सिद्धांत में तीन चीज़ देखते हैं, एक आपका व्यक्तिगत व्यक्तित्व, दूसरा अंतर व्यक्ति संघर्ष और स्थितिजन्य चर। फील्ड थ्योरी में तीन चीज़ें देखी जाती है। जैसे आप न्यूटन के नियम पढ़े ना, गति के नियम में तीन ठो अलग अलग नियम दे है गति के ऊपर, तो इसने यहाँ पर ग्रुप फील्ड थ्योरी में तीन चीज़ें उन्होंने बताया, तीन के अंदर तीन, ये तीन और उसमें से ये क्षेत्र से उसके अंदर ये तीन। तो सोचता सुने रहो, जिसे मैं आप लोग बताया था एक ठो मनोवैज्ञानिक री से जीकर तीन लेयर री से और छठ स्टेज री से, वो लेयर और स्टेज कुछ याद आ रहा है कोई मनोवैज्ञानिक? लॉरेंस कोहलबर्ग, हाँ वो तीन और ये छः वाले थे, अब ये तीन के थे। हाँ परंपरागत, पूर्व है ना, उत्तर से गए। ठीक, तो ये सब सुरता करना है ना, रिवाइज मारते रहना है, तो एकदम मजा आएगा फिर बाद में पढ़ोगे। तो यहाँ पर कुर्ट लेविन आप देख रहे हो, सामाजिक मनोविज्ञान के संस्थापक, प्रायोगिक ज्ञान, क्षेत्र सिद्धांत, समूह की गतिशीलता के लिए जाना जाता है। और उन्होंने जो है ग्रुप फील्ड थ्योरी में व्यक्तिगत व्यक्तित्व, अंतर व्यक्तित्व संघर्ष और स्थितिजन्य चर के महत्व पर जोर दिया। चलो अब सीधा आते हैं इनके किताब के ऊपर। तो कुर्ट लेविन किताब आप देखिएगा, अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के ऊपर डायनेमिक थ्योरी दिया। डायनेमिक, जैसे मोदी का जो पर्सनालिटी वो डायनेमिक नेचर का है, और मनमोहन शांत है ना, दोनों पर्सनालिटी अलग अलग है। हाँ, तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या किताब। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, टोपोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है। फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस, फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस। तो कम से कम ये दो ठगले याद कर लो तुमने, पहला अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी और दूसरा फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस। ऑनलाइन वाले बताएंगे। दो किताब खास खास कोर्ट लेविन का, पहला और दूसरा तीसरा ठीक है। चलिए तो अब हम जो है इनके ऊपर चर्चा करते हैं। चर्चा परिचर्चा के विषय में पहला सवाल, लेविन का पूरा नाम बताओ। कुर्ट लेविन, कहाँ के रहो भैया? पोलैंड, ठीक है। फिर ये पढ़ लिख के कहाँ गए? जर्मनी। जर्मनी में क्या हुआ इनके साथ कुछ पता है? प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। कूट कूट के मारिस की मार खईस मार खईस तभी छोड़ दी से नहीं। हाँ ठीक है, मार खाए, ओके ओके। फिर उसके बाद कौन सा देश चले गए? अमेरिका चले गए। अमेरिका में क्या किए? हाँ MIT में रहते हुए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहते हुए, डायरेक्टर रहते हुए क्या किया उन्होंने? हाँ डायरेक्टर पोस्ट में थे, निदेशक थे। करिस का है बताओ हमारे क्या? प्रायोगिक, हाँ उन्होंने सिद्धांत दिए, तीन सिद्धांत दिए बोलना है। पहला प्रायोगिक ज्ञान, दूसरा क्षेत्र सिद्धांत और तीसरा ठीक, तीन सिद्धांत हो रहा है याद। तीन सिद्धांत, प्रायोगिक ज्ञान, क्षेत्र सिद्धांत और समूह गतिशीलता, समूह गतिशीलता, ठीक है। उसके बाद इसमें तीनों में से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा हुआ इसका? क्षेत्र सिद्धांत ना। इसके अंदर उन्होंने तीन बातें कही, व्यक्तिगत व्यक्तित्व और हाँ चल ठीक है, एक बार और बताएंगे कृपया करके, क्योंकि पूरा खदर बदर हो गया है ना। हाँ पहला बताएंगे व्यक्तिगत व्यक्तित्व, दूसरा अंतर व्यक्तित्व है ना, अंतर संघर्ष, तीसरा हाँ स्थितिजन्य चरण। तो ये तीन खास बातें क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत। अब बताइए इनके तीन किताबें, सॉरी दो किताबें बताओ, दो किताब। हाँ हाँ हाँ
हाँ डायमिक क्या पहला वाला? ठीक है। और दूसरा? और तीसरा? तीसरा क्या है? फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस। चलिए, तो ये हो गए आपके कोर्ट लेविन के बारे में। तो आप लोगों को लगभग मैंने 15 मनोवैज्ञानिकों के नाम बता दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। तो आप लोग का कल जो है होगा क्लास, उसमें मैं पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि इन 16 मनोवैज्ञानिकों के बारे में सवाल करूंगा। ठीक है। तो कल की क्लास में जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, कल तुम लोग का इंटरव्यू होने वाला है, प्रश्नकाल होने वाला है। ठीक है। कल हमारे संसद में जो चर्चा परिचर्चा का जो विषय रहेगा वो मनोवैज्ञानिकों के बारे में जानकारियों को लेकर सवाल पूछा जाएगा, बन जाएगा। तो आप लोग 16 के 16 मनोवैज्ञानिकों के बारे में रिवीजन करके आना। कल 31 जुलाई है ना? हाँ, तो कल लास्ट डे है इस महीने का। फिर 1 अगस्त से हम चालू करेंगे चैप्टर 1, बन जाएगा। तो कल आप लोग को पढ़ के आना है। कल मैं पढ़ाऊँगा नहीं बल्कि प्रश्न पूछूंगा। तो सभी लोग तैयार रहिए कल के लिए। सभी लोग, जो लोग नए जुड़े होंगे वो लोग पुराना वीडियो देखना, आधा आधा घंटे का स्पीड में करोगे तो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो सबके बारे में एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फिर आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।